जो ये अभी केस चल रहा है अतुल सुभाष वाला, इसके बारे में मुझे प्लीज बताइए। देखिए, लेडीज को कई सदियों से या कई दशकों से दबाया जा रहा था, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा था, इसलिए कानून बनाए गए। थे वो बैंगलोर में, केस जौनपुर में चल रहा है, तो ये हो सकता है? ये मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। आपको बस कहीं पे भी जाकर के आप कहते हैं कि फलाने आदमी ने मेरा किया है या करने की कोशिश की है, उसका अरेस्ट हो जाएगा। क्यों नहीं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाता? मतलब उस व्यक्ति को 40 बार बैंगलोर से जौनपुर जाना पड़ रहा है। जिन जज के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, रीता कौशिक, अब एलिगेशन ये है कि उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे अतुल सुभाष से, अतुल सुभाष ने देने के लिए मना किया, इसलिए उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत फिगर 1 करोड़ रुपए मुझे दे दो, 3 करोड़ रुपए मुझे दे दो। कहाँ से ला के देगा? अगर आपने मर्डर भी कर दिया, बहुत संगीन कर दिया या कोई बहुत संगीन अपराध कर दिए, तभी आप अपने आप को पैसे से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। इंडिया में इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट नाउ 5 करोड़ केसेस पड़े हुए हैं। एनी मैन विल बी ईदर लाफ्ड आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन और विल बी बीटन आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस वाले कभी भी मेल्स की साइड नहीं लेते हैं। मे बी ये कहना चाहिए कि सिस्टम आदमी का दुश्मन है इस समय। जय माता दी। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रखी है, आप सबने देखी होगी। मैं बात कर रही हूँ अतुल सुभाष की वीडियो, जिन्होंने उसमें अपनी सारी स्टोरी बताई है, जितने केसेस उन पे थे, बहुत कुछ आप मतलब आई थिंक पूरी दुनिया ही उनकी कहानी सुन चुकी है। उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए क्या लॉज हमारे पास होते हैं, क्या किसके पास, मेल एंड फीमेल किसके पास क्या अधिकार हैं, क्या चेंजेस आने चाहिए हमारे लॉ सिस्टम में, इन सब पर आज हमने डिटेल में बात की है। हमारे साथ है आज एडवोकेट कविश अग्रवाल। तो स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मेजर कविश। थैंक यू मैम। जो ये अभी केस चल रहा है अतुल सुभाष वाला, इसके बारे में मुझे प्लीज बताइए कि किसको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसी लेडीज भी हैं जिनके साथ गलत हो रहा होता है, कुछ ऐसे मेल्स भी हैं, जेंट्स भी हैं जिनके साथ गलत हो रहा है। तो इंसान करे समझे तो मतलब किसको? अगर हम इनके साइड लेते हैं तो कुछ ऐसी लेडीज है जिनको देख के फिर तरस आता है कि हमने गलत डिसीजन लिया, तो क्या है सही? देखिए, जो लेडीज को कई सदियों से या कई दशकों से दबाया जा रहा था, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा था, इसलिए कानून बनाए गए। ये ठीक है, लेडीज को प्रोटेक्शन देने की बिल्कुल जरूरत थी, लेकिन अब इनका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है पिछले कई सालों से। सो द पॉइंट इज दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी और देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ कमीशन और अ हेल्पलाइन फॉर मेन ऑल्सो, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। लेडीज को बहुत आराम से पता है कि उन्हें बस एक FIR जाके लिखानी है या कोई सिंपल सी कंप्लेंट डालनी है, मेंटेनेंस अलाउंस की एप्लीकेशन डालनी है, और फिर वो मतलब आदमी 2 साल 5 साल 10 साल तक वो अपने आप को सिर्फ जस्टिफाई करता रहेगा, जेल में सड़ेगा, या मतलब उसकी जिंदगी झंड हो जाएगी एक ही बार में। इट इज़ वेरी सिंपल। आपको बस कहीं पे भी जा करके आप कहते हैं कि फलाने आदमी ने मेरा किया है या करने की कोशिश की है, उसका अरेस्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा केसेस में अरेस्ट हो जाएगा, कुछ केसेस में नहीं भी होगा अरेस्ट। सो दिस इज हाउ इट इज। थोड़ा सा एक चेक्स एंड बैलेंसेस लाने की जरूरत है। क्या हेल्पलाइन नंबर, मतलब अगर मानो उनको कोई कुछ ऐसे दे दिया, अगर कोई लेडी सच में भी हो रही है तो भी फिर वो कुछ नहीं कर पाएगी? नहीं, क्यों नहीं कर पाएगी वो? मतलब देखिए, जो केस जेन्युइन है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ केसेस ऑन द फेस ऑफ इट फ्रॉड होते हैं, कुछ केसेस। जैसे मान लीजिए अभी इस समय का हमारा सिस्टम ये है कि मैं जानता हूँ, एक हमारे आर्मी के सूबेदार साहब थे, उनके साथ ऐसा हुआ कि किसी लेडी ने कंप्लेंट डाली कि इस आदमी ने मेरा किया है। वो सूबेदार साहब उस समय क्या है, मान लीजिए वो कोई जगह कह रही है चेन्नई में, लेकिन उस समय वो सूबेदार साहब ऑन ड्यूटी है कलकत्ता में उस समय। अब अगर मान लीजिए कोई फौजी बंदा है, उसका तो रिकॉर्ड क्लियर है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं। अगर वो ड्यूटी पे है तब तो कोई डाउट नहीं, अगर वो कलकत्ता में ड्यूटी पे है तो है, इसमें कोई डाउट नहीं बचा कि वो उस समय चेन्नई में तो हो नहीं सकता। तो ऐसे केस में भी उस सूबेदार साहब के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो गई। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये कह रहा हूँ, जिस केस में आपको बिल्कुल क्लियर है उसमें तो नहीं करें। अगर मान लीजिए अब ऐसे केस में क्या होगा कि वो पहले सूबेदार साहब को आना पड़ेगा जहाँ पे जिस भी पुलिस थाने में वो कंप्लेंट हुई है, वो पहले वहाँ पे आके अर्जी लगाएंगे, पुलिस वाले उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उससे पहले उनको ह्यूमिलेट करेंगे उनके ऑफिस में जाकर के या उनके घर पे जाकर के। जिस केस में एकदम क्लियर है उस केस में ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस केस में उनको कन्विक्शन नहीं होगी, सूबेदार साहब नहीं फंसेंगे,
मतलब जो केस मैं बता रहा हूँ उसमें फंसे थे, लेकिन ऐसे केस में ये व्यक्ति नहीं फंसेगा क्योंकि बाद में साबित हो जाएगा कि वो बंदा उस जगह पे था नहीं, लेकिन वो इतनी हैरेसमेंट से गुजरे 2-3 साल 5 साल तक अब हैरेस होकर के उसको निकल, मतलब वो बाद में दिखाया जज साहब कहेंगे ठीक है ये बंदा वहां नहीं था तो ही इज इनोसेंट, लेकिन उससे पहले जो आपको फेस ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि वो बंदा वहां नहीं है, तो उसके खिलाफ इतनी कार्रवाई क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे फॉल्स केसेस हैं। इवन इफ यू आर अब्रॉड, तो अब्रॉड से आप पहले इंडिया आएंगे, अपनी जस्टिफिकेशन देंगे, फिर वो उसको कॉश करने की, वो जो एफआईआर है या जो कंप्लेंट है उसको कॉश करने की आप प्रोसीडिंग्स लेंगे अप्रोप्रिएट कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सेशंस कोर्ट में जो भी है, और फिर वो जाके कॉश होगी। ये सारी कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? जो केसेस साफ दिख रहे हैं कि ये गलत हैं। क्या सबसे ज्यादा क्या धाराएं लगती हैं जब कोई लेडी जाती है? हाँ जी, दहेज और हाँ जी, 498A क्रूअल्टी, अतुल वाले केस में क्या सबसे ज्यादा? सारी धाराएं। इन्होंने पूरा डिवोर्स पैकेज लगा रखा था। ओके। क्रूअल्टी सेक्शन 498A जो है आईपीसी का, सेक्शन 3 और 4 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और ये डाउरी हैरेसमेंट के सारे सेक्शंस लगा रखे थे, सेक्शन 125 सीआरपीसी, जितनी तमाम धाराएं जो भी इनके पास उपलब्ध थी इन्होंने सारे लगा रखे थे अतुल सुभाष पे। अल्टीमेटली जैसा अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में बताया, 6 केसेस लेडी की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से लोअर कोर्ट्स में फाइल थे और 3 केसेस इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल किए गए थे। मैं उनकी वीडियो देख रही थी तो एक चीज उन्होंने बताई कि थे वो बैंगलोर में, जी केस जौनपुर में चल रहा है, जी। तो ये हो सकता है? अब मैं हूँ यहाँ पे गुड़गांव में, चला दूं मैं केस कश्मीर में? हाँ जी, ये मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि आपने कुछ करके वो ज्यूरिसडिक्शन उस जगह की दिखा दी। देखिए जैसा कि अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में बताया है, केस उस जगह पे फाइल होना चाहिए या तो जहाँ पे शादी हुई, यहाँ जहाँ पे वो दोनों एक साथ रह रहे हैं, या जहाँ पे लेडी के साथ जाती हुई। अब वो तीनों ही जगह बैंगलोर थी इस केस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई नो द फैक्ट्स करेक्टली। मैं पूरा बहुत अच्छे से डीपली स्टडी नहीं कर पाया इस केस को, लेकिन जितना मुझे पता है। तो अब लेकिन क्या है कि कुछ कुछ तरीकों से आप कहीं पे ज्यूरिसडिक्शन दे सकते हैं। तो वो लेडी भी जौनपुर में नहीं रह रही थी। जौनपुर वाज द प्लेस व्हिच वाज मोस्ट सुटेबल फॉर हर, बिकॉज हर पैटर्नल सेटअप, हर मायका वाज इन जौनपुर। तो उन्होंने वो लेडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी वाज स्टेइंग एट लखनऊ जब उन्होंने वो केसेस उन पे स्टार्टिंग में फाइल किए। तो वो केस या तो लखनऊ में फाइल करती हैं अपनी सहूलियत के लिए, या बैंगलोर। लेकिन अगर जौनपुर में भी फाइल किया तो अतुल सुभाष का जो भी स्टेटमेंट है, जो भी टेस्टिमनी है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस से ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप कहीं से भी अपीयर हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में। तो जौनपुर में लोकल कोर्ट में क्यों नहीं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाता? मतलब उस व्यक्ति को 40 बार बैंगलोर से जौनपुर जाना पड़ रहा है, एक बार की टिकट का शायद 7-8 हज़ार का खर्चा होता होगा एक साइड का, तो 20,000 रुपये उसके आने जाने में, टिकट के, फ्लाइट के और टैक्सी के लग गए, और उसको जितना फ्रीक्वेंटली आना पड़ रहा है उसको उतना पैसा लगता जा रहा है। ऑब्वियसली इट इज हैरेसमेंट ऑल्सो। उसको अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ रही है, ऑफिस में इट इज ह्यूमिलिएशन, उस दिन की शायद उसकी पेमेंट कटती होगी, और बार बार कितनी बार वो छुट्टी लेगा। सो दिस इज जस्ट अ हैरेसमेंट टैक्टिक। इसमें ये है कि जहाँ पे वो बंदा रिजाइड कर रहा है, या तो वहाँ पे केस की आप परमिशन दीजिए, या फिर अगर जौनपुर में भी करवाना है तो कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंस की इजाज़त दीजिए। इसमें वो जजेस को अड़ियल नहीं होना चाहिए। जिन जज के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, रीता कौशिक, उनको अड़ियल नहीं होना चाहिए। अब एलिगेशन ये है कि उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे अतुल सुभाष से, अतुल सुभाष ने देने के लिए मना किया, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे खिलाफ 40,000 रुपये पर मंथ की मेंटेनेंस मैं तुम्हारे खिलाफ ठोक दूंगी। उन्होंने तो ये भी बोला है कि जो एक बंदा जो डेट वगैरह सारी फिक्स करवाता है कि कौन सी तारीख मिलेगी, हाँ जी, 500 रुपए लगते हैं उसके, 1000, और वो भी उसका है कि अगर एक बार गलती से किसी ने ना कर दे तो फिर वो पूरा भाव भी खाता है। हाँ, वो 50 रुपए से स्टार्ट करता था, ये उन्होंने बोला है। 50 रुपए से लेके 500 1000 तक वो मांगता था। ये एक्चुअली बहुत ओपनली होता है, ये सारे हर जगह होता है। हाँ जी, ये मोस्टली हर जगह होता है। जौनपुर में शायद थोड़ा ज्यादा हो रहा होगा, या रैम्पेंटली या ओपनली हो रहा होगा। बट क्या सिर्फ मतलब हम अगर ये तो चलो सामने आ गया केस, सरकारी सारे कामों में तो ऐसा होता है। अगर आप एक रजिस्ट्री कराने जाओगे तो वहां पर भी ऐसे होगा कि रजिस्ट्री में ठीक है, या तो आपका पूरा दिन जाएगा या आप जाते ही फटाफट। रजिस्ट्री में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप सुसाइड नहीं करेंगे। आपको नहीं, मैं घूस की बात कर रही हूँ। जो ये एक होता है ना रिश्वत जो दे रहे हैं, ये तो हर जगह है। अगर वो वहां पे तारीख लगवाने के लगवा, तो आपकी, अगर आप किसी भी सरकारी काम में जा रहे हो, चाहे आप लाइसेंस ही ले लो, तो भी आपको अगर सब कुछ जल्दी और फटाफट चाहिए ना, आराम से, तो आप पैसे पकड़ाओ। हाँ ठीक है। तो इसमें तो हर ही जगह है
ये तो चलो सामने आ इसमें नहीं, वो हर जगह है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये नहीं पड़ता। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, आप ये सोच के जाएंगे ठीक है 1000-2000 रुपए में खर्च कर दूंगा। उसको भी अतुल सुभाष का, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, उनका मेन ग्रीवेंस ये नहीं है कि उसको 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए देने पड़ रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम कितना करप्ट है। हाँ। और रीता कौशिक मैडम का कोर्ट कितना करप्ट है, वो उन मैडम यहाँ बैठी हैं ऊपर, उसकी जो माधव है उसकी थोड़ी सीट नीचे होती है, वो उनके सामने ही पैसा ले रहा है। आपको लेना है आप छुप के ले लीजिए, साइड में ले लीजिए, मतलब ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ डिजायरेबल सिचुएशन, लेकिन आप ओपन कोर्ट में ले रहे हैं पैसा, दैट और मतलब ओपनली ले रहे हैं, जज के सामने ले रहे हैं, तो ये हद है। ऐसा नहीं होता है। हमने मतलब हम भी सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं, दिल्ली के आसपास के, दिल्ली एनसीआर कोर्ट्स में जाते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता। लिया जाता है पैसा, लेकिन बिल्कुल ओपनली नहीं, जज के सामने नहीं। नहीं तो इसमें क्योंकि जज पे भी अब उंगली उठेगी कि तुम्हारे सामने वो पैसा कैसे ले रहा है। थोड़ी तो शर्म लिहाज बचनी चाहिए ना। अंडर द टेबल लेना है, मतलब कम से कम अंडर द टेबल ले लो, लेकिन आप ओपनली सामने से मांग रहे हो, दैट इज वेरी शेमफुल। इट इज फाइन। उसकी देखिए, इनकी तनख्वाहें थोड़ी कम होती हैं सरकारी, तो एवरीवन वांट्स टू ग्रो, दे वांट टू ग्रो फाइनेंशियली, दे वांट टू ग्रो इन मेनी वेज, तो ठीक है उसकी फाइनेंशियल एम्बिशंस हैं कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, लेकिन अब कम से कम उसे छुपा के ले लो। वो ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं तो सुभाष की कितना ज्यादा सिस्टम करप्ट है। और जज भी ओपनली मांग रही है, ओपन कोर्ट में कह रही है कि 5 लाख रुपए मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे, नहीं तो आई मीन शी वाज गिविंग sarcastic looks to him when he refused to give the money. इतनी अच्छा नहीं दोगे वैसे। तो ये होता है वैसे, जज होते हैं ऐसे? नहीं, जज बिल्कुल होते हैं डेफिनेटली। कोई भी इंडिया में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी 100% दूध का धुला नहीं है। ओके। ठीक है, सब जगह करप्शन होती है, लेकिन कहीं ज्यादा कहीं कम। जैसे हमारे डिफेंस फोर्सेस में बहुत कम होती है कंपैरेटिवली, कंपेयर टू दीज सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन बात यह है, इसमें हैरान करने वाली बात यह है, चौंका देने वाली बात यह है कि ओपनली हो रही है। और वो इतने दावे से कह रहे हैं अतुल सुभाष की, अगर आप जौनपुर में ये बात सार्वजनिक है, आप किसी से पूछ लीजिए कि रीता कौशिक की कोर्ट में करप्शन होती है, वो पैसा मांगती है, माधव को पूरी दुनिया जानती है कि वो पैसा लेता है। दिस इज द थिंग व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज। क्या इसमें मानिए कि अगर ऐसे केसेस हो रहे हैं तो जज के ऊपर क्या मतलब क्या किया जाता, क्या कार्रवाई होती है? करप्शन के एलिगेशंस लगेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जज साहब भी लायबल हैं। सेक्शन 7 है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, सेक्शन 13 है, उसके तहत उनकी लाइबिलिटी बनेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, दे कैन बी अरेस्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड, उनको पुलिस अरेस्ट करके ले जा सकती है, उनका भी ट्रायल होगा। वो अगर गिल्टी पाए जाएंगे तो दे विल बी इम्प्रिजन्ड ऑल्सो। लेकिन बात यह है कि इंडिया में जज को अरेस्ट कौन करेगा? जज को अरेस्ट करने से पहले आपको हाई कोर्ट से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। अगर वो बहुत ज़्यादा कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो पहले आप, जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस में अगर सैंक्शन नहीं देती है तो रीता कौशिक मैडम के खिलाफ कोई कार्रवाई होना बहुत मुश्किल है। अब हाई कोर्ट उनके खिलाफ सैंक्शन दे, पहले हाई कोर्ट अपनी इंटरनल इंक्वायरी करे, फिर उसको फाइंडिंग्स में ये आए, कोई वहाँ जाके या तो टेस्टिफाई करे या समहाउ इट इज़ फाउंड दैट यस दिस जज वाज करप्ट, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई चले, बहुत मुश्किल है एक्चुअली। सरकारी महकमों में देखिए इंक्वायरी चल जाती है, लेकिन गिल्टी पाया जाना और गिल्टी पाए जाने के बाद कोई सख्त एक्शन लिया जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आज तक सी हाई कोर्ट्स में आई थिंक ओनली 1 जज हैज बीन इम्पीच्ड, 1 or maybe 2 हाई कोर्ट जजेस हैव बीन इम्पीच्ड as far as high courts are concerned in the history of 77 years of independent India. Just 1 or 2 high court judges have been impeached, that's all. जो भी इन्होंने दिखाया है, किया है, तो इससे क्या क्या अभी क्या मतलब क्या उनको कुछ फायदा होगा? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं होगा तो मेरे तो ये गटर में बहा देना, मेरी अस्थियां गटर में डाल देना। फायदा तो मतलब क्या कुछ इससे कुछ आउटकम निकलेगा? देखिए, ये एक्चुअली इट इज अबाउट अ पब्लिक आउटक्राई। अगर समाज में अनरेस्ट है, जब हम लोग बात कर रहे हैं, आप और मैं और हमारे जैसे और सैकड़ों लोग, हजारों लोग बात कर रहे हैं, तो इससे हो सकता है कि कानून में कोई तब्दीली आए। इट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप, क्योंकि मैंने भी देखा है कि बहुत सैकड़ों हजारों मैंने मर्दों को देखा है कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई बिल्कुल 100% झूठे उनके खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं। हमारे सामने फाइल आती है, हम फाइल को 2 पन्ने पलट के पहचान जाते हैं। कई मेरे सामने ऐसे जवान आते थे, वो कहते थे कि साहब मेरे खिलाफ ही मैडम ने मेंटेनेंस अलाउंस का केस फाइल कर दिया है, अब मेरी 33% सैलरी काट ली जाएगी, लेकिन साहब मेरी, मान लीजिए उस बंदे की 60,000 पेमेंट आ रही है, अब उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उससे उनका भी इलाज करवाना है, उनका भी घर चलाना है, एक बहन है या 2 बहन है, उनका भी कुछ खर्चा देखना है, बच्चे का भी खर्चा देखना है। अब अगर वो मैडम 33% ले जाएंगी तो उसके पास क्या बचेगा? और कई बार ये होता है कि वो पिछले 2 साल का कहते हैं कि आप एरियर्स भी दो,
तो 33% मान लीजिए आपको 1 साल का और कवर करना है या 2 साल का और कवर करना है, तो वो कहेंगे कि ठीक है, अब आप अपना 50% दे दो, क्योंकि वो धीरे धीरे करके जो पहले का 33% बचा है वो अब हम आपसे 17% ही ले रहे हैं। 33% इस बार का, 17% पहले के टाइम का, तो आप 50% अपनी सैलरी आपकी डिडक्ट होती रहेगी 2-3 साल तक। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द मैन टू सर्वाइव विद वट एवर इज रिमेनिंग। पहले वो टैक्सेस देगा, पेरेंट्स के खर्चे उठाएगा, मिसलेनियस खर्चे हैं, होम लोन है, शायद कोई व्हीकल का लोन होगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। सो ये है कि जो केसेस में प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है या जो केसेस सामने से दिख रहे हैं कि वो गलत हैं, कई केसेस में ऐसा है कि वो लेडी कहीं और से अर्न कर रही है लेकिन वही बंदा प्रूव नहीं कर पा रहा है। बात ये, देयर इज समथिंग कॉल्ड बर्डन ऑफ प्रूफ, जो एविडेंस एक्ट के सेक्शंस 101, 102, 103 वगैरह में लिखे हुए हैं। उसमें ये है कि अगर लेडी आरोप लगा रही है उस मेल के खिलाफ, देन शी मस्ट प्रूव दैट शी इज बीइंग हैरेस्ड और शी इज बीइंग victimized or cruelty has been done upon her or she is not being maintained. But especially in the army, what happens is कि वो burden of proof को उल्टा कर दिया जाता है। वो उसने बस एक चिट्ठी देनी है, उसने एक सिंपल सा एफिडेविट देना है, एक लेटर लिख के देना है कि जी मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहा है, मेरे पास कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। फिर सारा बर्डन ऑफ प्रूफ उस आदमी पे शिफ्ट कर दिया कि भाई अब आप प्रूव करो कि आप इसे मेंटेन कर रहे हो, आप प्रूव करो कि आपने कुछ गलत नहीं किया। वो कई बार लेडी किसी स्कूल में टीचर है, कहीं गाँव में कुछ और पढ़ा रही है या कोई और छोटी मोटी नौकरी कर रही है, बट शी इज अर्निंग डिसेंटली वेल, 20-25,000 इनफ टू मेंटेन हरसेल्फ। लेकिन उसका वो बंदा प्रूफ नहीं दे पा रहा है। क्यों? कि अब नहीं पता, अगर मान लीजिए आप कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर बन के लगे हुए हैं और आप 2 साल से अपने हस्बैंड के साथ ही नहीं रह रहे, वो हस्बैंड उसका प्रूफ लाने कोई में तो होगा। अगर वो रह रही है किसी गांव में, या तो वो इन-लॉज के साथ रह रही है, मायके रह रही है जी, तो कोई तो होगा जो बता रहा होगा कि वो अगर उनको, मानिए किसी को पता है, अगर आपको पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो कोई तो है जो आपको बता रहा है। उसको ये पता चल रहा है कि हाँ, किसी स्कूल में पढ़ा रही है। आजकल तो क्या है बात है, स्कूल में डायरेक्ट फोन करो, ये मेरी वाइफ है, कमा रही है, प्लीज आप एक सर्टिफिकेट। नहीं हो पाता है, नहीं वो पता कर पाता है। मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं, मैंने उनको खुद एडवाइस किया हुआ है कि आप ही पता करने की कोशिश करिए कौन से स्कूल में पढ़ा रही है। पहली बात तो उसे यही नहीं पता कि उसे इस चीज का प्रूफ देना भी चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ इग्नोरेंस, उसे ये बात पता ही नहीं है। वो बस ये सोच रहा है कि देखो मेरी वाइफ भी 20,000 रुपये कमा रही है, मैं ये बात जाके बोल दूंगा तो शायद मेरे को मेंटेनेंस अलाउंस नहीं देना पड़ेगा। उसको ये बात किसी ने बताई ही नहीं कि आप उसका एक सर्टिफिकेट ला के दिखाओ, या आप स्कूल से या मैडम की सैलरी स्लिप ला के दिखाओ, या स्कूल वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे, या मान लीजिए वो कोई रिमोट एरिया में है, उसके पास फ़ोन का एक्सेस नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, या थोड़ा कट ऑफ भी हो सकते हैं, या दे कैन बी एनीथिंग। या वो जो भी बंदा उसे इन्फॉर्म कर रहा है कि मैडम स्कूल में पढ़ा रही है, शायद वो बंदा नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे पा रहा। बट आई नो दिस इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। हमारे पास ऐसे बहुत जवानों के और ऑफिसर्स के केसेस आते थे। कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों ऑफिसर हैं, बराबर कमा रहे हैं, फिर भी हस्बैंड को ऑर्डर किया जा रहा है कि आप मैडम को पेमेंट दो। तो ये जो लॉज बनाए गए थे, ये जो जिसका आजकल हर कोई फायदा उठा रहा है, ये किस बेसिस पे बनाए गए थे? कि लेडीज का पॉइंट इज, जैसे कि मान लीजिए अब आप आज से 100 साल पहले की स्थिति देखिए आजकल बहुत अच्छी बात है कि लेडीज का एम्पावरमेंट हो रहा है, women empowerment, and they are becoming self-dependent and they are getting into good jobs. They are becoming judicial officers, lawyers, engineers, doctors, etc. आज से मान लीजिए 100 साल पहले जब ये IPC बना या CRPC बना, CRPC तो ये 19th सेंचुरी के हैं ये मोस्टली ये लॉज। उस टाइम पे 95% लेडीज कम से कम they were not self-dependent financially. मिनिमम मैक्सिमम 5% लेडीज शायद कुछ अपना कमाती होंगी। तो ये है कि मान लीजिए अगर आपका हस्बैंड आपको मार पीट करके घर के बाहर निकाल दिया, ऐसे ही दिखाते हैं जैसे मूवीज वगैरह में, घर के बाहर धक्का देके फेंक दिया, वो लेडी वहीं पे पड़ी होकर रो रही है। तो अब ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वो भूखी मरे। तो उसके लिए है कि उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, मेंटेनेंस अलाउंस 5,000, 20,000, 25,000, जो भी उसको सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट है। ऐसे ऐसे कोर्ट के केसेस सामने आते हैं कि वो खुद लेडी कमा रही है 1 लाख रुपए, हस्बैंड कमा रहा है 1.5 लाख रुपए। तो ऐसे में लेडी को मेंटेनेंस अलाउंस की कोई आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए, उसी लेवल पे सस्टेन कर पाए जिस लेवल पे वो, अगर शादी ठीक चल रही होती तो अपने आप को सस्टेन कर पाती। इट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज नॉट अ फैंसी आइटम, दिस मेंटेनेंस अलाउंस या ये जो भी एलिमनी वगैरह मिलती है, वो उसी औहदे को मेंटेन करने के लिए मिलती है। मान लीजिए अगर अंबानियों में, खुदा ना करे अगर ये अंबानियों में ये डिस्प्यूट्स हो जाएं, तो हाँ उसमें हो सकता है कि उनको करोड़ों रुपए देने पड़े, क्योंकि द लेडी शुड मेंटेन हरसेल्फ एट द सेम लेवल जो उसका समाज में स्टेटस है, प्रेस्टीज है, उसी लेवल का, जो उसको जिस टाइप के कपड़े पहनने हैं, जिस टाइप के पर्स लेने हैं, वो सब वो लेके अपना सेम फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन कर पाए। इसके लिए होता है मेंटेनेंस अलाउंस। लेकिन ये नहीं कि
अपनी फैंसी डिजायर्स के लिए नहीं होता है। और जैसे दहेज का बहुत जल्दी लगा देते हैं, डाउरी का बहुत जल्दी कर देते हैं कि, तो अब मैं कई बार सोचती हूँ क्या जज को पता नहीं होता कि ये कितना फेक है, कितना रियल है? जज को पता, देखिए जज भी बाध्य है ना, जो कानून बना हुआ है, जो प्रोसीजर बना हुआ है, उसको जज भी ओवररूल नहीं कर सकता अपने हिसाब से। ऑब्वियसली वो जजेस जो 10 15 20 साल से ये चीज डे इन डे आउट देख रहे हैं, वो गधे थोड़ी ना है। दे नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इज हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू एंड हाउ मच ऑफ इट इज फॉल्स। जजेस आर ऑन अ डेली बेसिस इंटरेक्टिंग विद पुलिस ऑफिशियल्स। वो अक्यूज को देख रहे हैं, विक्टिम को देख रहे हैं, विटनेसेस को देख रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम जैसे वकीलों को पता चल सकता है, जजेस को बहुत आराम से पता चल सकता है कि कौन बंदा सच बोल रहा है, कौन बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन क्योंकि प्रोसीजर ही ऐसा बना हुआ है कि पहले आपको काफ़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जब तक दूसरी पार्टी अपना पक्ष रख पाएगी तब तक 1 साल 2 साल बीत गए, उतने में वो इतना हैरेस हो जाएगा वो बंदा, उसका लाखों रुपए खर्च हो गया वकीलों पे, ट्रैवल पे, छुट्टी लेने पे, इतना इनकन्वीनियंस, इतनी ह्यूमिलिएशन हो गई सोसाइटी में। सो ये केस हाईलाइट हो गया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डेली 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग इस देश में कर रहे होंगे। मेरे पास जिस ऑफिसर ने कल रात में से 11 से 12 बजे तक वो बात कर रहा था, 1 घंटे, वो कह रहा था कि सर मैं अभी से 10-15 दिन पहले तक सोच रहा था करने के बारे में, अभी आपने बोला तो मुझे थोड़ी हिम्मत आई है कि आपने जैसे बताया कि हम इस केस को हैंडल कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं सोच रहा था, बट दिस थॉट केम टू हिज माइंड। अनदर फ्रेंड ऑफ माइन केम टू मी, वन लेडी, उसके भाई का डिवोर्स केस चल रहा है। तो वही बता रही थी कि यार मेरे पेरेंट्स थोड़े ओल्ड हैं, उनको कुछ मेडिकल इश्यूज भी हैं, और फाइनेंशियली हम बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं हैं। तो मेरे फादर के माइंड में भी ना सुसाइडल थॉट्स आते हैं, दे कैन कमिट सुसाइड। माय ब्रदर इज ऑल्सो नॉट वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियली, माय पेरेंट्स आर नॉट वेल ऑफ फाइनेंशियली, उनके भी माइंड में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। इसमें बहुत लोगों के जो सुसाइड होंगे। ये तो एक केस हाईलाइट हो गया क्योंकि ये अतुल सुभाष थोड़े ज़्यादा ये टेकी थे, हाँ एडवांस थे और लोगों से। इन्होंने बहुत मेहनत करके 81 मिनट की वीडियो बनाई है, 24 पेज का लेटर लिखा है। हाँ, ही हैज़ डन थिंग्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, डिस्पाइट बीइंग सो मच harassed and humiliated. He has been able to maintain his maybe peace of mind or calm and cool and composure and still give a very thoroughly well planned and analyzed the whole situation, और उसको अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट कर पाए हैं। और शायद ये मतलब कुछ और फैक्टर्स में भी सोशल मीडिया वगैरह की ऐसी बात उछल गई, नहीं तो डेली बेसिस पे लोग सुसाइड कर रहे होंगे। आप मतलब फनी सिचुएशन है, कुछ भी मनगढ़ंत फिगर, 1 करोड़ रुपए मुझे दे दो, 3 करोड़ रुपए मुझे दे दो, कहाँ से ला के देगा? ऐसे लेडीज की फैमिलीज की तरफ से डिमांड आती हैं और ये केस चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। आप मतलब इट इज़ वेरी इजी। कोई भी लेडी, वो जो केस था दिल्ली का दरिंदा, एक लड़की आई, वो सर्वजीत की बाइक के सामने खड़ी हो गई, उससे सिर्फ फोटो लेके चली गई, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक किसी पे लगा दिया कि ये इसने मेरे को हैरेस किया, इसने मेरे को छेड़ा है, और वो सारे बात फैल गई और वो रातों रात वो वायरल हो गई, वो उसकी पोस्ट। और उसको कई साल लगे अपने आप को डिफेंड करने में, वो बच गया सरबजीत, ही वॉज फॉर्चुनेट। सब लोग इतने फॉर्चुनेट शायद ना हो। एक बार आप पे केस स्टार्ट हो गया, कोई भरोसा नहीं है कब खत्म होगा। एक्चुअली ऐसे ऐसे केसेस हैं। देखिए कुछ केसेस जैसे आईपीसी की बात करते हैं, इंडियन पिनल कोड, जो कि अब बीएनएस से रिप्लेस हो गया। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ना जो बहुत छोटे लेवल के ऑफेंस माने जाते हैं, जैसे कि पिक पॉकेटिंग, जेब काटना, मान लीजिए बटुआ निकाल के ले गए, तो इनमें ये होता है कि 1 महीने की 2 महीने की सजा है या 100 रुपये का फाइन है। 100 रुपये अब 1860 में बनाया गया था, तो 100 रुपये की उस समय जो भी वैल्यू होगी, तो आपको 100 रुपये का फाइन देना है। और अगर आप 100 रुपये का फाइन नहीं दे पाए तो आपको 1 महीने जेल काटनी है। ऐसे ऐसे टाइप के कुछ ऑफेंसेस होते हैं। अब ऐसा है कि वो बंदा, उसको पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, और उसकी प्रोसिक्यूशन जो उसकी कोर्ट की कार्रवाई है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। वो बंदा 10 साल से जेल में पड़ा है, ही इज लैंग्विशिंग इन जेल्स। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर दिया कि बहुत पुराना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टेट हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की ये जजमेंट है, शायद 1981 की है या कुछ ऐसे है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि मतलब क्या हम इतने लाचार हैं या हम इतने बेबस हैं कि हम प्रोसिक्यूशन भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे टाइम पे, और जितनी उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है। देखो अगर वो गिल्टी भी है, अभी तो आप ये प्रूव भी नहीं कर पाए कि वो गिल्टी है, अगर वो गिल्टी भी होता तब भी उसे मैक्सिमम 1 महीना ही जेल में काटना था ना। और वो 5 साल 10 साल से जेल में पड़ा है, क्योंकि हमारे प्रोसीजर ऐसे हैं, किसी को पता ही नहीं कि वो जेल में पड़ा है। उस व्यक्ति को खुद नहीं पता कि उसकी मैक्सिमम सजा कितनी हो सकती है, वकीलों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जजेस को पता नहीं, पुलिस वाले अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो मतलब इतना सिस्टम ऐसा है कि
कोई बंदा कितने टाइम तक जेल में पड़ा रहे कुछ नहीं पता, और वहां पे जेल के अंदर पुलिस वाले क्या क्या अट्रॉसिटीज कर रहे होंगे वो दैट यू कैन नॉट इमेजिन। वो क्या उसे मार रहे हैं, यू नो व्हाट काइंड ऑफ sodomy and bestiality and homosexual acts are being carried out in the jail by police officials, वो एक अलग इशू है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अरेस्ट किया गया है एक छोटे ऑफेंस के लिए और अब कई सालों तक जेल में पड़े हैं, और ये डाउरी डेथ वगैरह के केसेस में या 498A में या अननेचुरल सेक्स 377 में, इसमें तो कोई आसानी से आपको बेल भी नहीं मिलेगी। फॉर अ लॉन्ग टाइम यू विल बी बिहाइंड द बार्स एंड सफरिंग पुलिस क्रूअल्टी। तो जैसे इनके केस में मैंने इनके वकील का भी सुना स्टेटमेंट, वो तो कह रहे हैं कि इतनी जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने बहुत जल्दीबाजी कर दी, इतना तो कोई सुसाइड करने में जल्दी कर दी। नहीं सुसाइड करने में नहीं नहीं कि केस चल जाता आराम से, सब हो जाता। देखिए मैं आपको इसमें ना मैं आपको मेन प्रॉब्लम बताता हूँ। ये काले कोट वालों के साथ एक ही प्रॉब्लम होती है, मेरे जैसे जो लोग हैं, आप भी हैं। हाँ जी बिल्कुल है। काले कोट वालों के साथ एक ही समस्या है, उनको तो रोज कचहरी जाके, उनका तो ये डेली की ड्यूटी है, ठीक है। उसका वो जैसे दुकानदार को रोज अपनी दुकान पे जाके बैठना है, इन काले कोट वालों को रोज जाके कोर्ट में बैठना है। इनको कोई वो पीड़ा उसकी समझ नहीं आ रही जो बंदा हर चौथे दिन हर 10वें दिन बैंगलोर से फ्लाइट लेके वहां तक आ रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एगनी द क्लाइंट इज गोइंग थ्रू। उसको तो लगता है कि आप और केस फाइल कर देते, आपके पास और लीगल रेमेडीज हैं। बिल्कुल हैं, देखिए लीगल रेमेडीज हर एक के पास है, आदमी के पास भी लीगल रेमेडीज हैं। वो डेफेमेशन का केस डाले, हैरेसमेंट का केस डाले, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस डाले, एक्सटॉर्शन का केस डाले, वगैरह वगैरह, ठीक है। काउंटर केस डाले, वो भी क्रूअल्टी का केस डाल दे और वो भी डिवोर्स का एक केस डाल दे। आप 50 केस डाल सकते हो, एक दूसरे के खिलाफ जिंदगी भर केस लड़ते रहो। ऐसे ऐसे केस हैं कि 80 साल की उम्र में एक कोई केस स्टार्ट हुआ, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब बता रहे थे उनके वीडियो में कि कोई एक कपल था, उनका शायद 23-24 साल की उम्र से डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ और 80 साल की उम्र तक वो उनका केस चल रहा था किसी कोर्ट में। केसेस डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वो उनके वकील साहब भी कह रहे हैं कि वो केस डाल के अपने आप को लड़ते, डिफेंड करते। वो बंदे को ये लग रहा है कि मैं कब तक लड़ूं और क्यों लड़ूं, क्योंकि मैं जो भी कमा रहा हूं, मेरी अभी जो भी इनकम है, पहले इन्होंने मेंटेनेंस अलाउंस में से 20,000 लिया, उसको बढ़वा के फिर वो 40,000 हो गया, उसको वो और बढ़वाकर अब फिर वो पीछे के एरियाज भी मिल रहे हैं तो 80,000 हो जाएगा। जब कितना इसको देता रहूं, मैं क्यों झेलूं। और उस बंदे की मेरे ख्याल से हिम्मत तब टूटी होगी जब उसको कोर्ट के सामने इस बात पे उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। वो कह रही है लेडी कि आपने अभी तक सुसाइड नहीं किया, वो कह रहा है कि अगर मैं सुसाइड कर लेता तो आप लोग की पार्टी कैसी होती। तो मतलब, और वो जज के सामने अगर ये बातें हो रही हैं, या ये शायद बाहर की बात है, मतलब ऐसा जो 2 बार ये की बात हुई है कोर्ट में या कोर्ट के बाहर, तो उस बंदे का हौसला टूट रहा है और उसको ये लग रहा है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं इनको बलवान बनाता रहूंगा, मेरे ही पैसे से मेरे ही खिलाफ केसेस ठोक रहे हैं। इवन दो शी इज अर्निंग वेल एंड इज वर्किंग इन एक्सेंचर, उसकी नौकरी भी अतुल सुभाष ने लगवाई उसको पढ़ा वढ़ा करके, और मेरे साथ साथ मेरे माता पिता और भाई ये भी पिस रहे हैं, और मैं इनके खिलाफ और केसेस लगाऊं, वो और केसेस लगाएंगे। वकील साहब के लिए कहना बहुत आसान है कि आप लड़ सकते थे, डिफेंड कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान को कर लेना चाहिए, बिल्कुल आपको लड़ना चाहिए, आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। एज अ फौजी तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप क्विट कर लें, करें, बिल्कुल। इज never something which should be encouraged or which is an appreciable measure, but you have to see what would be the psyche of this person who has been so harassed, जो पिछले 5-6 साल से इतनी हैरेसमेंट झेल रहा है, जिसने कई लाखों रुपए इसमें दे दिए, और उसको लग रहा है कि उसको एक्चुअली ये लग रहा है, सब वो लेडी और उसकी मदर और उसकी फैमिली ये कह रहे हैं कि अभी तक आपने नहीं किया। जो मैं समझ पा रहा हूँ, उसको लग रहा है कि लॉजिकली दिस इज द बेस्ट थिंग एंड द राइट थिंग फॉर मी टू डू राइट नाउ। उसके दिमाग से उसे ये लग रहा है कि मतलब वो सिर्फ, मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन नहीं था, क्योंकि कहीं पे सोशल मीडिया में आ रखा है कि उसने 3 दिन पहले से सुसाइड प्लानिंग करी थी। सुसाइड काफी हद तक मेरे ख्याल से लोग इम्पल्सिवली कर लेते हैं कि एकदम से बिल्कुल गर्म दिमाग हो गया और चौथे मंजिल पे गए, वहां से कूद गए, ठीक है, या एकदम से पटरी के नीचे आ गए, या जहर खा लिया, मतलब 1-2 घंटे 4 घंटे की के इम्पल्सिव एक्शन लिया और कर दिया। लेकिन इस बंदे ने 3 दिन से या उससे भी पहले से इसने बहुत प्लान करके किया, और अगर आप उनकी वीडियो देखें वो कितनी कामली सारी बातें बोल रहे हैं। सो इनको मेरे ख्याल से लॉजिकली ये लग रहा था, इनको इंटेलेक्चुअल माइंड से ये लग रहा था कि करना ही मेरे लिए ठीक है इन सारे स्थितियों में। वो वकील साहब का कहना ठीक, और मैं बताता हूँ वकील साहब के तो और पैसे बनेंगे बाय द वे, और केसेस चलाओ और अपील फाइल करो, हाई कोर्ट में डालो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में डाल दो। तो क्या जो केस सॉल्व नहीं होते हैं जी, कहीं ना कहीं इनके पीछे वकील हैं? कई केसेस में है, डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं है इसमें। देखिए, अगर आपको केस को ना जल्दी खत्म करने की कोशिश अगर आप नहीं करेंगे तो वो केसेस लिंगर ऑन हो सकते हैं। बहुत केसेस हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1970s 80s के केसेस पड़े हुए हैं,
इंडिया में इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट नाउ 5 करोड़ केसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। केस की डेट 6-6 महीने में आ रही है। अभी हमारे केस था फरीदाबाद कोर्ट में, वहां पे किसी जज साहब की मदर की डेथ हो गई, तो कॉन्डोलेंस मीटिंग हो रही है। अब कॉन्डोलेंस मीटिंग के लिए सारे जजेस उस दिन काम ना करें, क्या मतलब बनता है? मेरा एक जूनियर वकील गुड़गांव से फरीदाबाद तक गया, शायद 2-2.5 घंटा लगता है मेट्रो से जाने में। वहाँ पे 1-2 घंटा वेट करने के बाद पता चला कि कॉन्डोलेंस मीटिंग हो रही है। फिर वापस, मतलब उस बंदे का पूरा दिन उसमें लग गया, और वहाँ जाके पता चला कॉन्डोलेंस मीटिंग हो रही है। अब मतलब हमारे, मान लीजिए अगर किसी की डेथ हुई, डेथ इज ए नेचुरल प्रोसेस, होंगी ना डेथ, मदर्स की डेथ होंगी। मान लीजिए 100 जजेस हैं, जजेस की मदर्स की, फादर्स की, भाई बहनों की डेथ होंगी, कई बार जज की खुद डेथ होगी, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ी ना कि वो पूरा का पूरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स 100, 200, 50 जितने भी जजेस हैं वो सारे काम ही ना करें। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? अगर मान लीजिए हमारी आर्मी में ऐसा कर दें, ठीक है, तो देश की सिक्योरिटी क्या होगा? हम हैं मेजर, हमारी मदर की डेथ हो गई, गॉड फॉरबिड, तो उस दिन पूरी हेडक्वार्टर नो वन इज फंक्शनिंग, पाकिस्तान वाले आए अटैक करके हमें, दे कैन प्लंडर अस। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? इट इज अ गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट में किसी की मदर की डेथ हो गई, कोई सरकारी छुट्टी होती है कि इस बात की? आपने अपनी पॉलिसीज बना रखी हैं कि मदर की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई, हम छुट्टी करें। क्यों छुट्टी करेंगे? 1-2 बंदे वहां उनकी जो भी उनका अंतिम कार्यक्रम करना है उनको सहानुभूति दे के आ जाएं, या 10 लोग चले जाएं, जितनों को भी जाना है 1-2 घंटे वहां पे लगा के आ जाएं। लेकिन दिन भर कोर्ट नहीं चलेगी, या दोपहर के 2-3 बजे तक कोर्ट नहीं चलेगी। इसकी कोई प्रायर इंटीमेशन भी नहीं दे पाते हैं प्रॉपरली। मेरा जो वो एक बंदा गया, उसका तो एक पूरा दिन वेस्ट हो गया, ठीक है। अब उस केस में वो डेट लगी थी 25 नवंबर को, मदर की डेथ हो गई, कॉन्डोलेंस मीटिंग। अब उसकी नेक्स्ट डेट लगी है 23 मई 2025, 6 महीने बाद की डेट। अब अगर 6-6 महीने ऐसे डेट लगती रहेंगी, मान लीजिए वो 23 मई को जज साहब मान लीजिए वो छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी कारणवश, या दूसरी साइड का वकील आके बोलता है सॉरी आज हम आज प्रिपेयर नहीं, हम नहीं पेश हो सकते, फिर 6 महीने बाद की डेट लग गई, तो 5-7 साल तक यही केस ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो तभी केसेस कैसे खत्म होंगे? तो अब इसमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि केस इतने लंबे ना चलते रहें। मुझे एक बार एक जज साहब थे, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा प्रोविजंस बना रखे हैं हर एक चीज को डिले करने के लिए, इतना मुश्किल नहीं है। मतलब अगर हमारी इंटेंशन हो ना, तो एक और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई, वो बाद में बताता हूँ। तो वो ये बोले कि अगर मान लीजिए ऐसा पता चल जाए कि यार आज मैं कोर्ट जा रहा हूँ, आज ही मेरा निर्णय होगा, तो मैं या तो आर या पार, या तो मैं गिल्टी, मैं सलाखों के पीछे, या मैं नॉट गिल्टी और फ्री। अगर ऐसा पता चल जाए ना देश में, अगर ऐसा हो जाए तो आधे क्राइम ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि यार निर्णय जल्दी होगा। ये नहीं कि 10 साल 20 साल बाद होगा, 50 साल बाद होगा, ठीक है। उसको लगता है कि यार कर लूं मैं क्राइम, क्या होगा 20 साल 25 साल 50 साल तक चलता रहेगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी का डिजास्टर कब हुआ था? 1981 में प्रॉब्ली। उसकी जजमेंट आ रही है 20-25 साल बाद। वो जो अमेरिकन जो भी वो सीईओ था, उसके खिलाफ 20 साल 25 साल, उसमें हजारों लोग, लाखों लोग मर गए। उसके बाद वो अभी तक बच्चे वहाँ पे कुछ अपाहिज पैदा हो रहे हैं। तो 20-25 साल बाद उस पे जो वो अमेरिकन सीईओ था उस कंपनी का, यूनियन कार्बन कार्बाइड, उसको शायद 2 लाख 3 लाख कुछ ऐसा जुर्माना लगाया लोअर कोर्ट ने। उसका अपील हाई कोर्ट में, उसके बाद अपील चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, वो तो मर जाएगा तब तक। तो आपको डर नहीं है कानून का, डर नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कुछ कर भी दिया और आपके पास पैसा है, मान अगर आपने भी कर दिया, बहुत संगीन कर दिया, या कोई बहुत संगीन अपराध कर दिए, तब भी आप अपने आप को पैसे से काफी हद तक बचा सकते हैं। और वगैरह में थोड़ा ज्यादा मामला संगीन हो जाता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाले नहीं होते, जैसे अबेटमेंट टू, इन टाइप के केसेस में लेडीज की फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं होगा मोस्ट लाइकली, अनलेस अतुल सुभाष's फैमिली गेट्स बिहाइंड देम एंड डिवोट्स देयर होल लाइफ टू दिस। अच्छा, अब मैं उस बात पे आता हूँ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ रही थी। एक बहुत सीनियर एडवोकेट, उन्होंने मुझे बोला ये आप क्या समझते हो कोर्ट कचहरी आपके लिए है? आपके लिए नहीं है, ये कोर्ट कचहरी है वकीलों के लिए, जिससे वो पैसा बनाए। ये लिटिगेंट्स को न्याय वगैरह दिलाने के लिए मतलब बहुत कम है, ठीक है। होता है कई जगह न्याय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही सब कुछ अनफेयर है, नहीं, पर फिर भी इसलिए शायद कहीं ना लोग डरते हैं। जब भी कुछ ऐसा होता है ना कि केस कर देंगे, वो तभी पीछे हटते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पहले तो वकील बिल्कुल कंगाल कर देगा आपको, और फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपकी फेवर में आ जाए तो आपको जज को थोड़ा बहुत। मैं आपको बताता हूँ इंसान को डर किस चीज से लगता है। हाँ। डर उन्हें ये लगता है कि 2-3 साल 5 साल तक केस चलता रहेगा, उसे सजा से डर नहीं है। जैसे अतुल सुभाष वाला हुआ,
ये बाहर क्यों नहीं निकल के आते हैं? मतलब मान लो अगर स्टार्टिंग जब जैसे उन्होंने बताया है कि जो भी उनके साथ हो रहा था, इवन उन्होंने कहा कि वाइफ 4 दिन नहाती नहीं थी, मिक्स बनाता था, जो भी उन्होंने सारा बताया है डिटेल, तो ये स्टार्टिंग में क्यों नहीं बाहर आते हैं? पहले क्यों ये मेल ईगो में बैठे रहते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता मेल ईगो में। देखिए, हो सकता है उसने कुछ करा हो, अभी भी बात फैली तो इसलिए क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया और सोशल मीडिया से फैल गया। हो सकता है उसने पहले बहुत कोशिश करी हो, हम तक ये बात पहुंच ही नहीं पा रही हो। करते ही होंगे लोग। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो ये वाला मेरा जानकार, मेरा मित्र था, जिसने वो 45 साल की लेडी ने शादी कर ली थी, ही एट दैट टाइम ही वाज गोइंग थ्रू हेल। उसने मेरे से बात करी, उसने, आई एम श्योर उसने 4-5 और लोगों से बात करी, कई लोगों से उसने बात करी होगी। बाहर कैसे आएगा? मतलब वो व्हाट शुड ही डू? वो कैसे सारी दुनिया के सामने वो बात को बाहर, पुलिस के सामने मर चला जाए, वो उसको हंस हंस करके भगा देंगे। तो वही तो मेल ईगो है। एक देख, मैं आपको चीज बताती हूँ, लेडीज कहीं ना कहीं बहुत जल्दी है ना निकाल देती है। अगर गुस्सा आ रहा है तो भी निकाल देगी, रोना आ रहा है तो भी रो देगी, प्यार आ रहा है तो भी वो कर देती है। मेल्स कहीं ना कहीं हाइड करते हैं फीलिंग्स को, जल्दी से दिखाते नहीं हैं, है ना जी। आप तो खुद देखते होंगे, जल्दी से नहीं दिखाएंगे। बच्चे में भी प्यार है, इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे, माँ 2 मिनट में रो पड़ेगी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जाके उनको शर्म नहीं है कि अगर हम थाने में जाके रो रहे हैं, बता रहे हैं कि हस्बैंड मार रहा है या कर रहा है, मैरिटल जो होता है ऐसे हो रहा है। लेकिन एक आदमी जो होता है ना, वो सोचता है कि अगर मैं जाके बताऊंगा तो मेरे को तो ये सोचेंगे ना, अरे तू मर्दों के पिट रहा है। Any man will be either laughed out of the police station or will be beaten out of the police station. पुलिस वाले कभी भी मेल्स की साइड नहीं लेते हैं। It never happens. तो फिर तो फिर तो जैसे कहते हैं कि औरत की दुश्मन है, यहाँ पे तो पुलिस में तो आदमी का दुश्मन। जो भी है, मे बी ये कहना चाहिए कि सिस्टम आदमी का दुश्मन है इस समय। इनके पास रेमेडी ये होती है, मेल्स के पास, दे शुड फाइल अ कोर्ट केस फॉर एक्सटॉर्शन, हैरेसमेंट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यू नो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, डेफेमेशन। उसमें आप उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस फाइल करिए, उससे मांगिए 50-60 लाख रुपए, जो भी है, ठीक है। तब एक्चुअली इसमें ना जो लेडीज हैं जो इस प्रोसेस को मिसयूज कर रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस, उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उनकी ईगो, उनकी ऐंठ, वो तोड़ने की जरूरत है। उनको ये दिखाने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि तुम ही हमारे खिलाफ झूठे केस दर्ज कर सकते हो, हम भी तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं, या झूठे या सच्चे भी। तो इट इज नॉट एज इफ देयर इज नथिंग फॉर यू टू पे, देयर इज नो कॉस्ट, बिकॉज women टेंड टू थिंक देयर इज नो कॉस्ट फॉर देम टू पे इवन इफ दे आर प्रूवन फॉल्स। मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये ऐसा है ना, इनमें जो आंकड़े निकाले जाते हैं, 2014 की शायद एक रिपोर्ट है जिसमें मेरे ख्याल से डाउरी हैरेसमेंट के केसेस में या 498A के केसेस में ये रिपोर्ट आई थी, सरकारी रिपोर्ट है, कि केवल 12-13% लोगों की कन्विक्शन की लाइक्लीहुड है। मतलब कि ऑलमोस्ट 87% केसेस झूठे पाए जाएंगे। जो केस झूठा पाया जा रहा है, उस केस में क्या वो लेडी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उसे पता है कि मेरे खिलाफ तो कुछ होना नहीं, मैं केस फाइल कर दूंगी तो मेरे को सिर्फ गेन शायद कुछ हो जाएगा, फायदा, क्योंकि मेरा हस्बैंड जब सफर करेगा तो मुझे तो आनंद आएगा, मुझे उसे मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा, मेरे को सैडिस्टिक प्लेजर मिलेगा, हम उनसे बदला लेंगे, ठीक है, और मेरे को पैसा भी मिलेगा। लेकिन अगर मैं झूठी पाई गई, वो भी 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद, तो मेरे खिलाफ तो वैसे ही कुछ नहीं होना है, तो मैं तो पूरा आराम से मिसयूज करती हूँ। क्योंकि ये कोई जैसे अतुल सुभाष वाला जो मुद्दा है जी, ये चलो ये हुआ, लेकिन इस पे मूवी भी बनी है, तो उसमें दिखाया गया था कि जैसे जरूरी नहीं है कि हर बार छुरी खरबूजे पे गिरे, कई बार उल्टा भी होता है। तो उसका मेन मोटिव वही था दिखाने का। क्या उसके बाद भी मतलब कुछ चेंजेस नहीं आए, वैसे ही चल रहा है? क्योंकि उसमें दिखाया गया कि एक लेडी ने डाल दिया कि इसने मेरा किया, वो किया, मूवी का बता रही हूँ मैं, और सीधा उनपे केस स्टार्ट हो गया। वो तो चलो उनके वाइफ ने लिया और सारा उनके पास प्रूफ थे तो वो हो गया। जैसे अतुल सुभाष वाला केस आया, इसमें भी वही है कि उसने दिखाया कि मेरे साथ ये कर रही थी, तब जाके वह, अदरवाइज तो बेचारा चक्कर काट रहा था, कितना स्ट्रगल कर रहा था। यानी कि अगर आपके पास प्रूफ है, कुछ आप दिखा सकते हो तो ठीक है, या फिर आप पहले कदम उठाओ। आप ये कहना चाहोगे? नहीं, अगर जेंट्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उनको पहले कदम उठाना डेफिनेटली, या प्रूव होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आपके पास एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगी कि आपने पहले, जब केस, जो इंसान पहले केस फाइल करता है ना, ये थोड़ा सा प्रिजम्पशन हो जाता है कि वो बंदा सही कह रहा है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया, तो जिसको थप्पड़ पड़ा, नॉर्मली सोचें अगर आप, तो जिसको थप्पड़ पड़ा वो जाके रोएगा ना कहीं पे पुलिस स्टेशन में या कोर्ट केस, वो करेगा। मतलब जिसने थप्पड़ मारा वो जाके रोए, ऐसा नॉर्मली नहीं होना चाहिए। और हम ये सोचते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई रोता रोता है, वो कहे कि साहब इसने मेरे को थप्पड़ मारा, तो आप ये सोचोगे कि हाँ, उस जो रोता हुआ है वो थप्पड़ खा के आया, वो उसे मारा नहीं होगा। तो इसलिए अब अगर वो इतना चंट है
कि वो उसे थप्पड़ मार के खुद ही पहुंच गया होता, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन नॉर्मली हमारे माइंड में ये प्रेजुडिस होता है या बायस होता है या लॉजिकल प्रिजम्पशन होती है कि जो मेरे पास आया है पहले वही बात सही कह रहा होगा। तो आपको एक तो पहले जाना चाहिए, या फिर अगर आप पहले भी नहीं जाए, देखिए आपकी पॉइंट इज कि जब वो लेडी आपके पास आपके ऊपर 2 4 5 केस डाल देगी ना, तब आप इतने प्रताड़ित होंगे, आपका हर महीने लाखों रुपए या 50,000 रुपए जब कोर्ट केसेस में डिफेंड करने में चला जाएगा, आपकी सारी एनर्जी उसी में चली जाएगी, तो आपको काउंटर केस फाइल करना बहुत मुश्किल है। पहले ही आप अपने आप को डिफेंस करिए। हम यही बहुत क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप पहले ही केस फाइल करिए, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली ना आप पुलिस के पास जा नहीं सकते, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। आप समाज में हल्ला क्रिएट करोगे, आप पे जनता हंसेगी। मतलब एक्चुअली ये है ना कि मर्द होकर तुम अपनी वाइफ से पिट कह सकते हो, वही, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों हैरेस हो रहे हो, उसको लेडी को मारते क्यों नहीं हो पलट के। बहुत जेंट्स हैं जो कि अपने घरों में पिटते हैं डेली बेसिस पे। फिजिकल बीटिंग मिलती है और वर्बल बीटिंग तो बहुत लोगों को मिलती है, मैं जानता हूँ, हर घर में होते हैं। घर का मतलब खानदान में, अगर आप देखें कि आपके चाचा ताऊ मामा और उनके जो फैमिली ट्री है पूरा, उसमें 1-2 केसेस हर घर में मिल जाते हैं, हर परिवार में। उल्टा भी होता होगा, उल्टा भी होता है डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन लेडीज का ये है कि वो कहीं पे भी जाके अगर अपनी बात को रखें, उनकी तुरंत सुनवाई हो जाएगी, समाज में, सोशल मीडिया में, ठीक है। और अगर मर्द करे तो उसकी पहले तो मजाक उड़ाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा। आपके पास ले दे करके, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, द ओनली थिंग, द ओनली रिसोर्ट, द ओनली हेल्प विच यू हैव इज एक्चुअली कोर्ट ऑफ लॉ। आप उसमें जाकर अगर केस करेंगे, आपकी सुनवाई होगी और आपको शायद बाद में उतना ज्यादा झेलना ना पड़े और लेडी को भी समझ आए कि हाँ, इसमें मेरे को भी लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन कोर्ट में भी तो अभी जैसे ये हुआ है, तो कोर्ट से भी हम लोग डरेंगे ना, वकील भी जज भी जाए तो जाए कहाँ इंसान। प्रॉब्लम तो है, लेकिन मतलब आई एम सेइंग दैट इज द बेस्ट रिसोर्ट यू हैव। मतलब कम से कम आप अटैक नहीं कर पा रहे, ढाल तो अपनी बनाओ। वो तो है, लेकिन जैसे देखो, माने किसी से भी लड़ाई होती है तो हम ये कहते हैं ना, ठीक है तुझे देख लेंगे कोर्ट में, आना तू, यही कहते हैं हम, धमकी यही देते हैं। वो एक्चुअली फिल्मों में होता है, लेकिन अब तो कोर्ट में भी वही है ना कि एक तो कोर्ट आपको पहले तो वकील ही खा जाएगा, इतने पैसे मांगेगा वो हर उसके डेट के, उसके बाद आपको वहां पे भी तो लोग थोड़ा सा वो भी हिचकते हैं कि कहीं ना कहीं संभल जाए, हो जाए। एक ये भी आई थिंक रीजन है। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक्चुअली वकील ना वो मेहनत भी बहुत करते हैं, करनी पड़ती है। जो भी वकील ईमानदारी से काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका जो रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी इज जस्टिफाइड ऑल्सो। लाखों रुपए की फीस तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा जस्टिफाइड भी है। रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, फाइल्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, कई बार छोटी मोटी ब्राइब्स भी देनी पड़ती हैं ये माधव टाइप के लोगों को या पुलिस वालों को, वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल आर देयर। तो वो पैसा थोड़ा बहुत जस्टिफाइड है। लेकिन अब इसमें यह है कि अगर आपने वो केस नहीं फाइल किया मेल ने, तो वो इतना आपके ऊपर आपको बैकफुट पे ला देगी कि आपको अपने आप को डिफेंड करना उस समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई बार वो कहते हैं ना, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आपने पहले से 1-2 केस उस पर डाल रखे हैं लेडी के ऊपर, तो आप थोड़ा सा उसको भी डरा सकते हैं। और डराने का एक्चुअली मेन रीजन ये होना चाहिए कि उसको आप इस हद तक ले आओ कि उसको पता चले कि मेरा भी नुकसान हो सकता है, चलो भाई आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। क्योंकि कोर्ट में तो 5-10 साल पहले से मामला रिजॉल्व होगा नहीं। कोर्ट में तुम मेरे पे झूठे आरोप लगाओगे, मैं तुम्हारे खिलाफ झूठे आरोप लगाऊंगी, ठीक है। मैं कहूंगी कि तुम्हारा दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है, तुम कहोगे मेरा दूसरे लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। तो कई बार इन केसेस में बच्चा ज्यादा सरवाइव कर जाता है। अब जैसे इनका बेटा था, इन्होंने बताया, तो वो ज्यादा सरवाइव कर जाता है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि बड़े कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है, तो वो तो बीच में रह गया। तो उसमें एक मैंने जैसे हमने सुना होता है, खासकर मूवीज में सुना होता है कि एक टाइम के बाद बच्चे से पूछा जाता है आप किसके साथ रहना चाहते हो जी। तो फिर क्या है इसमें, मतलब कौन किसको ज्यादा क्लेम करना चाहिए, किसको बच्चा मिलता है, क्या है इसकी कहानी? बच्चा ज्यादा सफर करता है डेफिनेटली। जब तक बच्चा बहुत छोटा होता है तब तक ये माना जाता है कि देखिए मदर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सूटेबल नेचुरल गार्डियन फॉर द बच्चा। बिल्कुल ठीक बात है। मदर को ब्रेस्ट फीड भी करना है, बेसिक नीड्स को मदर ही टेक केयर बेटर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पे मदर कुछ कमा नहीं रही हो या बहुत कम कमा रही हो, या मदर में कुछ बुरी आदतें हैं, या मदर का डिसिप्लिनरी इशू, जैसे कि अतुल सुभाष के केस में था, क्योंकि वो निकिता सिंघानिया को ऑफिस से डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स से पे पहली वाली जॉब से रिमूव किया गया था, जो बता रहे हैं। तो या अगर मदर का क्रिमिनल बैकग्राउंड है वगैरह, तो ऐसे केसेस में फादर के पास अगर कस्टडी दी जाए तो वो मच बेटर है। लेकिन इशू ये है कि फिर मदर उसके लिए लड़ाई करेगी। वो मदर कई बार ना बच्चे को वेपनाइज करेगी
मदर बच्चे को ढाल बना करके या हथियार बना करके अटैक करेगी, या हस्बैंड भी कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब हमेशा औरत करेगी, पुरुष भी ये काम कर सकता है कि वो ये कहेगी कि जी अब बच्चा आ जाता है ना, तो बच्चे का दोनों हितैषी हैं मोस्टली। कोई ये नहीं चाहता, कि कई बार होता भी है कि दे आर इनडिफरेंट टू द चाइल्ड, लेकिन बच्चा इसलिए सफ़र ज़्यादा कर जाता है क्योंकि अब अगर कुछ भी हो तो उसे दूसरे एक पेरेंट से तो उसे लगभग वंचित रहना पड़ेगा। और वो जो कई बार ऐसा होता है, जैसे कि बहुत केसेस में होता है, इस केस में भी काफ़ी हद तक था कि बच्चे को अगर मान लीजिए मदर के पास कस्टडी है, जुडिशियल कस्टडी, तो वो बच्चे को फादर से बात नहीं करने दे रही, फादर बात करने की या मिलने की कोशिश कर रहा है तब भी नहीं मिलने दे रही, तो इसलिए बच्चा तो ऑब्वियसली सफ़र करेगा। हाँ, कई बार ये होता है, मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं कि फादर है या मदर है, मोस्टली फादर्स इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं शादी को चलाने के लिए कि यार बच्चे की ज़िंदगी तबाह ना हो, मैं मेरी ज़िंदगी तबाह होकर देख लेता हूँ, ये लेडी मेरे को रोज़ ताने मारती है, शायद मेरे को फिजिकली भी असॉल्ट कर रही है, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी ना बर्बाद हो, क्योंकि फिर सारे बच्चे उसे स्कूल में चढ़ाएंगे कि तेरे फादर कहाँ रहते हैं, यू आर फादरलेस चाइल्ड, वगैरह वगैरह टाइप की बातें। और फिर मदर की अर्निंग कैपेसिटी भी ठीक नहीं है, तो मदर उसे क्या तो वैल्यूज़ दे पाएंगी, या मदर उसका कैसे भरण पोषण कर पाएंगी, क्योंकि मदर के पास अर्निंग कैपेसिटी ठीक नहीं है, या वो अर्न करना नहीं चाहती। तो इसलिए कई केसेस में जो हस्बैंड होते हैं वो इसलिए भी सफ़र करते हैं। इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, बिकॉज ये टॉपिक बहुत लंबा है। जी। एंड प्लीज़ आप लोग अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम। आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। आपके हिसाब से क्या क्या चेंजेस आने चाहिए वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स आपको दूसरे चैनल पे मिलेंगी, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई टॉपिक ऐसा है जो शेयर करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।